नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। सोचिए, भारत इतना बड़ा, इतना विविध देश, इसे चलाने के लिए क्या कोई मॉरल कंपास है? मतलब क्या हमारे संविधान में कोई ऐसा छुपा हुआ रोडमैप है जो सरकारों को रास्ता दिखाए कि देखो, एक बेहतर और न्याय से भरा समाज ऐसे बनता है? इसी सवाल का जवाब हमारे संविधान के दिल में छिपा है, एक ऐसा हिस्सा जो सच में भारत के गवर्नेंस की आत्मा है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो हमारे उस सवाल का जवाब मिलता है संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में, जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और देखिए, इन्हें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस मत समझिएगा। ये असल में एक बेहतर भारत का सपना है जो संविधान में लिखा गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये निर्देशक सिद्धांत हैं क्या चीज? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से सरकारों के लिए गाइडलाइंस हैं, एक तरह का रोड मैप जो कहता है कि भाई जब भी कोई पॉलिसी बनाओ तो ऐसी बनाओ जिससे समाज में हर किसी को न्याय मिल सके। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनकी जगह ये संविधान के पार्ट 4 में आते हैं, ठीक फंडामेंटल राइट्स के बाद। ये जो प्लेसमेंट है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए सिर्फ अधिकार देना ही काफी नहीं था, बल्कि देश को एक नैतिक दिशा देना भी उतना ही जरूरी था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इन सिद्धांतों को संविधान में रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इनके पीछे का असली मकसद क्या था? जवाब एक शब्द में है, एक वेलफेयर स्टेट का सपना। एक और इंटरेस्टिंग बात, इनकी इंस्पिरेशन ली गई है आयरलैंड के संविधान से। हमारे संविधान में ये आपको मिलेंगे आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक, और ये सारे आर्टिकल्स मिलके देश को चलाने का एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और जानते हैं, यही इन प्रिंसिपल्स का असली निचोड़ है। हमारे संविधान बनाने वालों का लक्ष्य सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं था कि बस वोट देने का अधिकार मिल गया और काम खत्म। नहीं, उनका सपना कहीं बड़ा था, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। मतलब एक ऐसा भारत जहां हर कोई सोशली और इकोनॉमिकली बराबर हो। और इसी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के आइडिया से जन्म होता है वेलफेयर स्टेट की सोच का। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, बल्कि अपने हर नागरिक की भलाई, उनकी हेल्थ, उनकी प्रॉस्पेरिटी, ये सब सुनिश्चित करना भी है। और यही इन सिद्धांतों का सबसे बड़ा गोल है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, आइडियल्स की बातें। लेकिन असल में ये सिद्धांत दिखते कैसे हैं? मतलब प्रैक्टिस में कैसे आते हैं? चलिए कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये आइडियल्स एक्शन में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही डिबेटेड और चर्चित आर्टिकल की, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वह सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। हालांकि वजह जो भी हो, जैसे पॉलिटिकल विल की कमी, ये आज तक पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है। फिलहाल गोवा ही इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये लागू है। चलिए अब अगले प्रिंसिपल पर चलते हैं। ये सीधे सीधे सोशल रिफॉर्म और पब्लिक हेल्थ से जुड़ा है। ये है आर्टिकल 47। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने पर जोर दे। कैसे? नशीले पेय और जो ड्रग्स सेहत के लिए हानिकारक हैं, उनके कंजम्पशन पर रोक लगाने की कोशिश करे। हाँ, मेडिसिनल पर्पस के लिए छूट है। देश में जो शराबबंदी की बात होती है, उसका बेस यही आर्टिकल है। अब तक हमने देश के अंदर की बात की। अब एक ऐसा प्रिंसिपल देखते हैं जो भारत की सीमाओं से बाहर देखता है। ये है आर्टिकल 51, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करता है। ये कहता है कि स्टेट को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, देशों के बीच अच्छे और फेयर रिलेशंस बनाए रखने चाहिए, और अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो तो उसे बातचीत से सुलझाने को इनकरेज करना चाहिए। इन सिद्धांतों को पढ़ते हुए एक और चीज बहुत साफ नजर आती है, और वो है महात्मा गांधी के फिलॉसफी की छाप। ये देखना बड़ा फैसिनेटिंग है कि कैसे गांधी जी के विचारों को हमारे संविधान में सीधे सीधे जगह दी गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गांधी जी का ग्राम स्वशासन का सपना। ये सपना आपको सीधा आर्टिकल 40 में दिखाई देगा। ये आर्टिकल स्टेट्स को निर्देश देता है कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें और उन्हें इतनी पावर दें कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स की तरह काम कर सकें। और ये इन्फ्लुएंस सिर्फ आर्टिकल 40 तक लिमिटेड नहीं है,
आर्टिकल 43, 46, 47 और 48 में भी आपको गांधीवादी सोच की झलक मिलेगी, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हो या समाज के वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट की। तो ठीक है, हमने इन प्रिंसिपल्स को समझ लिया, लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इनकी असली ताकत क्या है और ये फंडामेंटल राइट्स से अलग कैसे हैं, ये समझना सबसे जरूरी है। देखिए, ये सिद्धांत देश को चलाने के लिए फंडामेंटल हैं। ये वही मॉरल कंपास हैं जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये सरकारों के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह हैं, जो उन्हें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि देश को आखिर ले किस दिशा में जाना है। लेकिन यहाँ एक कैच है, और ये बहुत बड़ा कैच है। फंडामेंटल राइट्स के उलट आप इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, ये कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं है, बल्कि सरकारों के लिए एक मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी। तो ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये कानून है ही नहीं जिन्हें कोर्ट लागू करवा सकें, तो फिर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की असली ताकत क्या है? शायद इनकी पावर कानून की किताबों में नहीं, बल्कि देश की पॉलिटिकल और मॉरल कॉन्शियसनेस में है, यानी हमारी सामूहिक चेतना में। इस पर सोचिएगा जरूर।